नमस्कार। कर्तव्य निष्ठा के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं, जैसे चीफ जोसेफ जॉर्ज वॉशिंगटन। और आज हम आपको जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे महान इंसान के व्यक्तित्व से मिलवाएंगे, जिन्होंने कर्तव्य निष्ठा की एक अलग ही मिसाल कायम की। अपना हित तो सभी सोचते हैं, लेकिन आम जनता या लोगों का हित समझना और उसके लिए लड़ना इंसानियत के लिए कर्तव्य निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। सभी धर्मों में इंसानियत को सबसे ऊपर माना है। अगर हमने इस दुनिया में इंसान बनकर जन्म लिया है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य इंसान और इंसानियत की रक्षा करना है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी की शुरुआत होती है 1732 में वर्जीनिया यूएसए के एक समृद्ध घर में एक बच्चे जॉर्ज के जन्म से। ये वो समय था जब अमेरिका की इन सब कॉलोनीज पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था और ब्रिटिशर्स की सीधी लड़ाई अपने पड़ोसी देश फ्रांस से चलती रहती थी। ऐसे में ना चाहते हुए भी अमेरिका को ब्रिटिशर्स की तरफ से फ्रांसीसियों की ताकतवर सेना से लड़ना पड़ता था। हर दूसरे बच्चे की तरह जॉर्ज भी सेना में शामिल होकर फ्रांसीसियों से लड़ना चाहता था। वैसे जॉर्ज ने स्कूल में जाकर कोई खास पढ़ाई नहीं की। उनका अधिकतर समय अपने खेत और अपने बाग बगीचों में गुजरता था, क्योंकि उस समय अच्छे और समृद्ध परिवारों के बच्चों को प्राइवेट ट्यूटर से पढ़वाया जाता था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। जॉर्ज लगभग 11 साल का था तब अचानक उनके पिता उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसे। पिता के जाने का दुख तो कोई कम कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी जॉर्ज अपने आप को बहुत लकी समझता था, क्योंकि उनके बड़े भाई ने उन्हें कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने। जॉर्ज बचपन से कुछ ना कुछ करने में अपना समय बिताता था। हालांकि वो कभी भी कॉलेज नहीं गया। जब भी समय मिलता जॉर्ज अपनी माँ की मदद किया करता था। अपने बगीचों में प्लांटेशन करना जॉर्ज को बहुत पसंद था। जॉर्ज अपने लिए किसी अच्छे काम की तलाश कर रहा था और 16 साल की उम्र में जॉर्ज को सर्वेयर की नौकरी मिल गई थी। अपनी नौकरी में जमीन को नापते नापते उन्हें अपने देश की धरती से और लगाव होता जा रहा था। इसीलिए शायद जॉर्ज अपनी ये नौकरी छोड़कर अमेरिकी सेना में भर्ती हो गए और जॉर्ज ने लगभग 20 साल की उम्र में सेना में मेजर का पद पा लिया था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए जॉर्ज ने फ्रांस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भाग लिया। हालांकि इस लड़ाई में उनकी सेना हार गई थी, लेकिन हार के बाद फिर से जीतने की इच्छा युद्ध को कभी खत्म होने ही नहीं देती थी। इसीलिए हार के बाद भी फ्रांस से काफी समय तक युद्ध चलता रहा। जॉर्ज को लेटर लिखने का बहुत शौक था। वो अक्सर लेटर में अपने मन की बातें लिखा करते थे। कहते हैं जॉर्ज ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 18 से 20 हजार लेटर लिखे। इसके बाद लगभग 26 साल की उम्र में जॉर्ज को वर्जीनिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया। इधर फ्रांसीसी सेना के साथ युद्ध अभी जारी था। जॉर्ज अपनी सेना के साथ एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़ते रहे और लगभग 43 साल की उम्र में जॉर्ज को उत्तरी राज्यों की संयुक्त सेना का प्रधान बनाया गया। प्रधान के रूप में अपने लगभग 9 साल के कार्यकाल में जॉर्ज ने फ्रांसीसी सेना को परेशान करके रख दिया था। लेकिन अगर कोई जॉर्ज के मन में झांक कर देखता तो उसे पता चलता कि फ्रांसीसी सेना से कहीं ज्यादा जॉर्ज इस लड़ाई और युद्ध से तंग आ चुके थे।
एक तरफ ब्रिटिशर्स युद्ध में हुए नुकसान को रिकवर करने के लिए अमेरिकन कॉलोनीज पर टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। इसीलिए जॉर्ज सभी स्ट्रगल कर रही कॉलोनीज को एक कर ब्रिटिश सेना से संयुक्त राज्यों की आजादी चाहते थे और अपनी जमीन और लोगों के प्रति इसी कर्तव्यनिष्ठा के कारण लगभग 57 साल की उम्र में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। जॉर्ज ऐसे इकलौते राष्ट्रपति थे जिन्हें सभी की सहमति से चुना गया था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी जॉर्ज घोड़ा गाड़ी से दक्षिणी राज्यों की यात्रा किया करते थे, जिससे वो अपने देश के लोगों के बारे में जान सके। राष्ट्रपति बनने के बाद जॉर्ज ने कई बड़े काम किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि जॉर्ज ने विरोधी देशों के बीच कई सारी महत्वपूर्ण संधियां करवाई। सभी देश युद्ध और युद्ध के कारण देश में फैल रही गरीबी से तंग आ चुके थे। जॉर्ज ने बातचीत से युद्ध के लिए उतावले देशों को मनाकर सबको शांति का रास्ता दिखाया। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका को एक पावरफुल और डेवलप्ड देश बनाने का सपना देखा था। हालांकि जब जॉर्ज प्रेसिडेंट बने तब यूनाइटेड स्टेट एक छोटा देश था। इसमें केवल 11 स्टेट और लगभग 4 मिलियन लोग ही थे। जॉर्ज के सामने ऐसी कोई गाइडलाइन या रूल्स बुक नहीं थी कि जिसमें लिखा हो कि कैसे एक प्रेसिडेंट घरेलू और फॉरेन मैटर्स को संभाले। जॉर्ज अच्छी तरह जानते थे कि उनके किए हुए काम या लिए गए सही गलत डिसीजन अमेरिका के आने वाले प्रेसिडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत होशियारी के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन ने हर निर्णय लिया। उन्होंने संविधान के हिसाब से अमेरिकी सरकार का गठन भी किया। देश में कानून व्यवस्था अच्छे से चले, इसके लिए जॉर्ज ने सुप्रीम कोर्ट को भी स्थापित किया। जॉर्ज वॉशिंगटन लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जॉर्ज ने अपने 2 कार्यकाल के बाद खुद राष्ट्रपति पद को छोड़ दिया और ये उन्हीं का निर्णय था कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं रह सकेगा। जॉर्ज ने ये नियम इसलिए बनाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान लंबे समय तक इस पावरफुल पोजीशन पर टिका रहे, क्योंकि ऐसे में इंसान पावर का मिसयूज करके तानाशाही शुरू कर सकता है। अपने देश के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा के कारण जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ अमेरिका कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर अमेरिका की कैपिटल का नाम वॉशिंगटन डीसी रखा गया। कर्तव्यों को समझना मुश्किल है और निभाना तो और भी मुश्किल, लेकिन जो लोग मन में ठान लेते हैं वो अपनी जिंदगी के अंतिम पलों तक इंसानियत के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रूल बुक सेट कर जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जिस पर चल सकती है और जरूरत के हिसाब से इन्हें समझकर इनमें बदलाव करके इन कर्तव्यों को अपने दिमाग में अपडेट कर सकती है और देश के लोगों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बन सकती है। धन्यवाद। He wasn't an intellectual. He wasn't a great speaker or a brilliant writer. He wasn't, as a military leader, a brilliant tactician or a strategist. But he had the capacity to make people want to follow him. And if there was a more courageous human being who ever lived, I don't know who it was. And it was the courage of his convictions. And he would not quit. Every sign was, it was over, you've lost, give up, it's not worth it.
But no, he wouldn't stop. And he was the same kind of a unifying force when he became president, maybe more so. You know, it didn't just come to us out of the sky. It just, these advantages we have, this system of life and government and our freedoms didn't just happen. Somebody had to work hard and suffer, and many of them, of course, died to make it happen. And the doubters were all around. It wasn't as if everybody was, oh, this is a wonderful thing, let's go out and fight for it. A fraction of the country was for it. A fraction of the country was willing to serve in the army. I think maybe if there's a message in Washington's life, it's that willingness to serve and not just talk about what you're going to do, but to act. It takes both. And absolute selfless service to the country in, as they said, war and peace, for no pay, nothing in it for him. And then when he gets the ultimate power, as almost nobody could imagine, he gave it up, willingly, of his own choice. And this was after the war was over and he'd won. He was the conquering general, he was the hero. He could have been anything he wanted, czar, king, potentate, whatever. He could have made the presidency into a totally different kind of office. But he relinquished power. He said, no, I'm going back to Mount Vernon. And when George III heard that he, George Washington, might do that, he said, if he does that, he will be the greatest man in the world. And because nobody had done that before. This was the ultimate ideal of Cincinnatus, you know,